भारतीय जनता पार्टी ने बार बार उत्तर प्रदेश के चुनावों के संबंध में कहा कि विकास के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो चाहे अनचाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जबान से निकल ही आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर एक अहम मुद्दा है और अगर सरकार बन जाए तो इसको लेकर आगे पहल की जा सकती है। लेकिन तब समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और चुनाव आयोग की तीखी नजरें उनके ऊपर है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य अब अपनी ही कही बात को जबान में वापस डालना चाहते हैं, या यूं कहें कि हलक में वापस डालना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जबान से जब एक बार कोई तीर निकल जाए तो फिर वापस तर्कश में नहीं लौटती। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए क्या अहमियत रखता है, ये बात किसी से नहीं छिपी है। अयोध्या के दम पर ही बीजेपी 2 सीटों से लेकर सत्ता के शिखर तक जा पहुंची थी। राम के नाम पर वोट की सियासत करना बीजेपी की पुराने स्टाइल है। बीजेपी ने पहले भी राम के नाम पर वोट मांगे हैं, मौका इस बार भी वोटों का है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की साख दांव पर है, लिहाजा ना चाहते हुए भी शायद वो राम मंदिर का मुद्दा उछाल बैठे हैं। हाँ, बाद में जब विरोधियों ने सवाल उठाए तो मौर्य को अपने बयान से पलटने में देर नहीं लगी। रामलला का भव्य मंदिर ये 2 महीने में नहीं बनने जा रहा है, अब चुनाव के बाद ही बनेगा, इसलिए राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, उस बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। क्या आपने बयान दिया था? मैंने कोई बयान नहीं दिया ऐसा। केशव प्रसाद मौर्य भले ही बयान से पलट गए हो, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में राम मंदिर का शिगूफा छेड़ दिया है। मौर्य के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों को हमला बोलने का मौका मिल गया। वहीं बीजेपी नेता भी मौर्य के बयान का बचाव करने लगे। जिन्होंने भगवान राम को धोखा दे दिया, जो मुंह में राम और बगल में छुरी की बात करते हैं, वो कहां भगवान राम का सम्मान कर पाएंगे, ये अब लोगों ने देख लिया और फिर उन्हें निर्णय करना है। मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे का जो एक वाक्य है, लोग उत्तर प्रदेश में जानते हैं और वो इस बार फिर चुनाव के दौरान दोहरा रहे हैं। लेकिन मौर्य जी की बात को हम स्वागत करते हैं और कहते हैं कि जो दूसरे लोग अपने को सेकुलर बना रहे थे, उनके लिए एक जवाब है। ये हमारा कर्तव्य है, ये करना है, क्योंकि हमने 91 से कहते आए हैं। जाहिर है राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। बीजेपी भी जानती है कि मंदिर निर्माण का हल कोर्ट के रास्ते से ही निकलेगा। बावजूद इसके बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और इस बार भी बीजेपी ने ऐसा ही किया है। दिल्ली से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हमारी राजनीति में और हमारे राजनीतिज्ञ महिलाओं को किस नज़र से देखते हैं, इसको जानने के लिए गाहे बगाहे हमारे पास तमाम वैसे सबूत आ जाते हैं। नेताओं के बयान खुद ब खुद प्रदर्शित करते हैं कि महिलाओं को लेकर उनकी मानसिकता कितनी संकीर्ण और संकुचित है। चाहे आप जेडीयू के नेता की बात कर लें या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात कर लें। सबसे पहले विनय कटियार की बात करते हैं। विनय कटियार प्रियंका गांधी को लेकर ऐसी टिप्पणी दे बैठे जिसे भारतीय जनता पार्टी कम से कम पचा नहीं सकती। विनय कटियार अड़े पड़े हैं कि प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने जो कुछ भी विवादित तौर पर कहा है वो सत्य है। सवाल ये उठता है कि क्या महिलाओं को लेकर बेमायने बेतरतीब टिप्पणियां करना नेताओं को शोभा देता है? प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर है कांग्रेस की, फर्क आपको लगता है? नहीं, उस पर क्या फर्क लगता है। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं उनसे ज्यादा। सियासी दांव पेच में बीजेपी के बयान बहादुर को शब्दों की बाजीगरी महंगी पड़ रही है। अपने बेबाक और बेतुके बयानों से चर्चा में रहने वाले विनय कटियार ने इस बार कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर विवादित बोल बोले तो हंगामा खड़ा हो गया। कटियार और उनकी पार्टी बीजेपी पर सबसे जोरदार प्रहार खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही किया है। बीजेपी सही कहती है, उनके पास ज़्यादा सुंदर उम्मीदवार हैं। अगर वो मेरी उन मजबूत, बहादुर और सुंदर साथियों, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों को पार कर ये मुकाम पाया है, उनमें सिर्फ यही देखते हैं
तो मुझे उन पर हंसी आती है। उन्होंने देश की आधी आबादी को लेकर बीजेपी की मानसिकता को उजागर कर दिया है। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव रोल में है। रायबरेली, अमेठी के साथ ही कई शहरों में उनके प्रचार का खाका तैयार हो चुका है। ऐसे में प्रियंका विरोधियों के रडार पर है, लेकिन सियासी नूरा कुश्ती में कटियार जैसे नेता मर्यादा लांघ जाएं तो सवाल तो उठेंगे ही। विनय कटियार ऐसा लगता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये उनका मानसिक दिवालापन दिखाता है, जिस तरह से वो ऐसी बकवास कर रहे हैं। सस्ती पब्लिसिटी के लिए उठ जाता है और महिलाएं एक अच्छा टारगेट इनको मिल गई है। महिलाओं के बारे में जो इनको बकवास करनी होती है ये करते हैं और इनको एक चीप पब्लिसिटी मिल जाती है। टिप्पणी पर चौतरफा घिरे विनय कटियार अपने बयान पर अड़े हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया है। विवादित बयानों से बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय कटियार का पुराना नाता रहा है। शायद यही वजह है कि यूपी के चुनावी महासमर में बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं दी है। टीम न्यूज़ नेशन। विनय कटियार ने क्या कहा और उसके बाद राजनीतिक बवाल क्या है, ये तो हमने आपके सामने प्रदर्शित किया, लेकिन जेडीयू के नेता शरद यादव ने तो शायद मर्यादा की तमाम सीमाएं लांघ दी। उन्होंने बेटियों की इज्जत को वोट की इज्जत से जोड़ दिया और जो बयान उनका सामने आया ये अपने आप में बड़ा शर्मसार करने वाला है। आखिरकार एक ऐसे सम्मानित राजनीतिज्ञ जो कि संसद में कई पारियां खेल चुके हैं, इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? शरद यादव की ये बात प्रदर्शित करती है कि आज भी हमारे राजनेताओं की मानसिकता बड़ी छोटी है। तो इसके बारे में सब जगह बड़े पैमाने पर समझाने की बताने की जरूरत है। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं हो सकता। यकीनन मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है कि ये बैलेट पेपर जो है, इसकी जो कीमत लगाई जा रही है, जो बेचा जा रहा है, जो साधन से घेर लिया गया है, वो बड़ी बात है, वो बड़ा मुद्दा है। जेडीयू नेता शरद यादव के इसी बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। शरद यादव ने वोट की तुलना बेटियों की इज्जत से कर दी। विपक्षी दलों से लेकर महिला आयोग तक बयान पर नाराजगी जाहिर कर रहा है, लेकिन शरद यादव है कि अपने बयान पर अड़े हैं। शरद यादव के मुताबिक उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। बयान पर माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं। आपने जो कल कह दिया वो क्या स्लिप हो गया था, जिसमें आपने कह दिया कि बड़ी ना, कोई सवाल ही नहीं उसमें। मैं बिल्कुल जो बात कहा हूँ उसका संदर्भ जो है वो वोट पर जो पैसे का प्रभाव बढ़ रहा है उसके नाते बोला हूँ मैं। विपक्षी पार्टियों ने शरद यादव के बयान को मुद्दा बनाने में देरी नहीं की, तो दूसरी तरफ जेडीयू भी अपने नेता के बचाव में खुलकर सामने खड़ी हो गई। किसी भी इस प्रकार का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए जिससे कहीं पर भी एक प्रकार की सोच आए कि हम महिलाओं के प्रति उतना आदर नहीं रखते हैं। ये गलत हो जाता है। शरद जी वरिष्ठ नेता हैं। शरद यादव इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पहली बार वो भी नहीं कर रहे हैं। वो तो पहले भी उनकी वजह से आज तक महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हुआ, वो तो जहर खाने तक के लिए तैयार थे। वोट और बेटी अपने से अच्छे आदमी को दी जाती है। बेटी अगर गलत घर में जाती है तो एक घर खराब होता है, वोट अगर गलत व्यक्ति के हाथ में जाती है तो प्रदेश और समाज खराब होता है। सियासत में विवादित बयान देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। हर रोज देश के नेता इसी तरह अपनी जुबान से बयानों की मर्यादाओं को तोड़ते हैं, लेकिन अफसोस तब होता है कि नेताओं को अपने बयान में कुछ भी गलत नहीं नजर आता। रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार बार बार जनता के साथ आग्रह करती रही कि आप डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। ऐसे में मुख्यमंत्रियों के समूह को जो गठित किया गया था उसकी ये सिफारिश आपके लिए चौंकाने वाली है और इसके लिए तैयार हो जाइए। अगर ये लागू हो गया तो वाकई में उन तमाम लोगों की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी जो नगदी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। 50,000 रुपये या इससे अधिक की नगद निकासी अगर आपने की अपने बैंक अकाउंट से
तो सरकार उस पर टैक्स लगाने जा रही है। जी हां, अगर इस प्रस्ताव को सरकार ने मान लिया तो फिर तो आपके लिए हो गई दिक्कत। यह प्रस्ताव चूंकि मुख्यमंत्रियों के समूह ने दिया है तो इस पर विचार भी प्रधानमंत्री कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि जब तक इस तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा तब तक डिजिटल पेमेंट की तरफ लोग प्रोत्साहित नहीं होंगे। डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार का एक और कदम। अब 50,000 रुपए से ज्यादा की निकासी पर लग सकता है टैक्स। नोटबंदी के बाद सरकार अब डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में लगी हुई है और हर रोज नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में बनी मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल तरीके से पेमेंट करने पर टैक्स में छूट दी जाए, बायोमेट्रिक मशीन की खरीद पर सरकार 50% की सब्सिडी दे, मेट्रो सिटीज में बसों और ट्रेनों के किराए के पेमेंट के लिए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए, पोस्ट ऑफिसेज में माइक्रो एटीएम लगाए जाए, 50,000 रुपए से ज्यादा की निकासी पर टैक्स लगना चाहिए। India is having strong infrastructure and also India is having one of the best Aadhaar unique identity number and also with authentication of Aadhaar with biometrics, either fingerprint or iris, and also UID authority. This is nowhere in the world, only India is having this authority. That is the low-hanging fruit for us. Fingerprint will act as a bank. If you go other countries, MasterCard, Visa card or mobile transactions, PIN code, all these things, there may be some problem, but with fingerprint 100% secured. That is the biggest advantage we are having. माना जा रहा है कि सरकार इन सुझावों को बजट में शामिल कर सकती है, लेकिन विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। 50,000 रुपया बैंक के खाते से निकलवाएंगे तो उस पर भी टैक्स। ये किस प्रकार की सरकार है? अगर ये इस प्रकार से देश को चलाएंगे तो देश में व्हाइट मनी यानी के बिल्कुल पारदर्शी पैसे के प्रचलन की बजाय क्या ये सरकार अब ब्लैक मनी की इकोनॉमी को प्रोत्साहन देना चाहती है? जाहिर है सरकार डिजिटल पेमेंट के मिशन को जिस तरह से आगे बढ़ा रही है उसे देखकर लगता है कि अगर ये सिफारिशें लागू भी हो जाएं तो कोई अजरज नहीं होगा। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।